मूवी की शुरुआत होती है एक पायलट को दिखाते हुए जो कि अपने फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था और उस फ्लाइट का भी कैप्टन यही है और इसका नाम है ब्रोडी टोरेन। खैर, फ्लाइट में जाने से पहले ये अपनी बेटी डेनियला से बात करता है और उसे कहता है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उससे मिलेगा। खैर, अब वो पहुंच जाता है प्लेन के कॉकपिट में जहां उसे उसका को पायलट सैमुअल डेली मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। फिर उनके बीच कुछ बातें चलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ब्रॉडी बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट है और सैमुअल हांगकांग से बिलोंग करता है। तभी फ्लाइट ऑफिसर वहां आकर उन्हें बताता है कि उनके फ्लाइट में सिर्फ 14 पैसेंजर्स हैं। वो कैप्टन से पूछता है कि और कोई सवाल तो नहीं है ना कैप्टन। कैप्टन कहता है कि आगे वेदर खराब है तो हो सकता है कि मुझे फ्लाइट के डायरेक्शन को चेंज करना पड़े, लेकिन ऑफिसर उसे मना करता है और कहता है कि पैसेंजर्स बहुत कम है तो डिस्टेंस जितना कम हो सके उतना कम रखना ताकि 18,000 लीटर तक का फ्यूल बच सके। बाकी तुम सब जियो या मरो, उससे मुझे क्या। नहीं, ऐसा नहीं कहा उसने, लेकिन फिर वो कहता है कि जहाँ वेदर ख़राब है वहाँ पहुँचने तक वेदर साफ़ हो जाएगा जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल, विद दैट सेड, लेट्स एक्सप्लेन प्रेजेंट्स प्लेन। ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई थी और इसकी कहानी को पूरा जानने और समझने के लिए वीडियो को वॉच टिल द एंड करो। एनीवेज, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और इसके थोड़ी देर बाद बॉनी नाम की एक एयर होस्टेस उनके पास आती है और उनसे अपना परिचय देती है और कैप्टन को अपने साथ जेटवे तक चलने को कहती है। कैप्टन वहां पहुंचता है तो उसे एक ऑफिसर और एक क्रिमिनल दिखता है। ऑफिसर कैप्टन से कहता है कि इस क्रिमिनल को टोरंटो ले जाना है, लेकिन वो दोनों उसके फ्लाइट में सिर्फ टोक्यो तक ही जाएंगे। कैप्टन उससे पूछता है कि इसने क्या किया है। ऑफिसर उसे बताता है कि इसने 15 साल पहले बाली उम्र में मर्डर किया था और बाली में छुप कर रह रहा था। पहले तो कैप्टन कहता है कि फ्लाइट में बहुत कम लोग हैं तो सबकी ध्यान इस पे ही जाएगी, लेकिन आखिर में वो ऑफिसर कैप्टन को मना लेता है और वो दोनों फ्लाइट में लास्ट सीट में जाकर बैठ जाते हैं। फिर कैप्टन सभी एयर होस्टेस से मिलता है जिसमें एक थी इसाबेला और एक थी मारिया। कैप्टन उन्हें उस क्रिमिनल का नाम बताता है जो कि था लुइस गैस्पेयर। फिर इसके बाद एक एक करके सारे पैसेंजर्स फ्लाइट में चढ़ते हैं। तभी दो लड़कियां अपने सीट पे बैठ रही होती है और उनका सीट उस क्रिमिनल के जस्ट आगे वाला था। तभी वो ऑफिसर उनको वहाँ बैठने से मना करता है। फिर मारिया उनसे कहती है कि तुम कहीं भी बैठ सकती हो, तुम्हारे बाप का प्लेन समझो। खैर, इसके बाद कैप्टन टेक ऑफ के लिए अनाउंस करता है और फिर वो लोग टेक ऑफ कर जाते हैं। वेल, इसके बाद ब्रॉडी और सैमुअल एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि ब्रॉडी सिंगापुर में रहता है और उसकी बेटी पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया में अपनी आंट के साथ रहती है और उसकी वाइफ की 3 साल पहले डेथ हो गई थी। वहीं सैमुअल की फैमिली में 4 लोग थे, मॉम, डैड और 2 बच्चे। एनीवेज, कैप्टन को रेडार देखकर पता चलता है कि वो लोग तूफान के ठीक ऊपर से गुजर रहे हैं, जिसके बाद वो सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है। कुछ सेकंड बाद थोड़ी टर्बुलेंस के कारण सभी डर जाते हैं तो कैप्टन पैसेंजर्स को चेक करने जाता है कि तभी एक और बिजली के झटके से फिर से टर्बुलेंस होता है जिससे कैप्टन के सर में आ जाती है चोट। फिर वो कॉकपिट में जाता है तो उसे पता चलता है कि बिजली गिरने के कारण उनके प्लेन में खराबी आ चुकी है, जिससे अब प्लेन सिर्फ बैटरीज पे चल रही है और उन्हें 10 मिनट के अंदर लैंड करना होगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगी। वो जल्दी से सैमुअल को स्टॉप वॉच में 10 मिनट का टाइमर लगा कर देता है और उसे टाइम बताते रहने को कहता है और वो सैमुअल से कहता है कि हम ये कर सकते हैं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। फिर सैमुअल अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कैप्टन को बताता है कि वो अभी कहाँ हो सकते हैं। ये देखते हुए कैप्टन रेडियो में हेल्प के लिए कहता है कि हम मनीला नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन रेडियो में उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। वहाँ बॉनी पैसेंजर से कहती है कि अपने सीट से मत उठो, फ्लाइट में इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स के कारण हमें ये सब फेस करना पड़ रहा है। प्लेन बहुत तेजी से नीचे जा रहा था जिसे देखते हुए लुइस ऑफिसर से उसकी हथकड़ी खोलने को कहता है क्योंकि अगर वो लोग पानी में क्रैश लैंड करते हैं तो वो तैर नहीं पाएगा, लेकिन ऑफिसर कहता है कोई चांस नहीं बेटे। तभी ऑफिसर का फोन उसके हाथों से छूटकर नीचे गिरता है और वो उसे उठाने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल देता है और उसे ऐसा करते देख इसाबेला भी उसके पास जाती है उसकी मदद करने, लेकिन प्लेन में एक और झटका लगने के कारण वो दोनों प्लेन के छत से और ज़मीन से बहुत ज़ोर से टकराते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जान जाए पर फ़ोन न जाए। वहीं कॉकपिट में कैप्टन सैमुअल से टाइम पूछता है और सिर्फ 5 मिनट 40 सेकंड ही बचे थे। तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। खैर, वो लोग जैसे तैसे करके तूफान से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके पास लैंड करने के लिए सिर्फ 4.5 मिनट का ही समय बचा था। तभी बॉनी कैप्टन से पूछती है कि पैसेंजर से क्या कहना है, तो कैप्टन कहता है कि उन्हें बोलो कि हम पानी पे लैंड करने वाले हैं। बॉनी सभी से जाकर सीट बेल्ट लगाने को कहती है और झटके के लिए तैयार होने को भी। कैप्टन सैमुअल से टाइम पूछता है और अब 3 मिनट ही बचे थे। फिर वो दोनों अपनी फैमिली की तस्वीर देखते हैं
और एक दूसरे को हौसला देते हैं। कैप्टन सैमुअल से कहता है कि उन लहरों के पैरेलल रहकर जितना स्मूथ हो सके उतना स्मूथली प्लेन को लैंड कराना होगा, लेकिन तभी उन्हें पानी के आगे जमीन भी दिखाई देती है, तो वो जमीन पे ही लैंड करने का डिसीजन लेते हैं। अब उनके पास सिर्फ 90 सेकंड बचे थे और यहाँ पर कैप्टन अपनी सालों की एक्सपीरियंस की मदद से प्लेन को लैंड कराने में सक्सेसफुल हो जाता है। और इस थ्रिल को फील करने के लिए आपको मूवी देखनी ही पड़ेगी। अपने शब्दों से मैं आपको जितना थ्रिल दे सकता था उतना मैंने दे दिया। प्लेन के रुकने के बाद बॉनी कैप्टन से 2 कैजुअलिटी कंफर्म करती है, जो कि थे इसाबेला और वो ऑफिसर। और बॉनी उस ऑफिसर के पैंट से लुइस की हथकड़ियों की चाबी ले लेती है। वेल, अब सभी पैसेंजर प्लेन से उतरकर एक जगह पे रेस्ट करने लगते हैं। तभी हमें ट्रेल ब्लेजर के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो फ्लाइट की आखिरी लोकेशन फिलीपींस के वेस्ट में थी और प्लेन के 20,000 फीट नीचे जाने के बाद उनका कांटेक्ट उनसे टूट गया। तभी टेरी नाम का एक बंदा किसी डेविड से उसकी बात कराने को कहता है। वहीं दूसरी ओर बोनी और सैमुअल कैप्टन से पूछते हैं कि लुइस का क्या किया जाए, लेकिन कैप्टन के लिए भी ये सब नया था। कैप्टन के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा पहली बार हो रहा था। खैर, वो उनसे कहता है कि उन्हें पैसेंजर्स को उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रखना होगा। इतना कहते ही वो सबके पास जाकर सबसे माफ़ी मांगता है और उनको बताता है कि उनके प्लेन पे बिजली गिरने के कारण प्लेन में खराबी आई है और मेन पावर और कम्युनिकेशन बंद हो गए हैं, तो फिलहाल हम मदद नहीं बुला सकते। ये सुनते ही सब लोग घबराने लगते हैं, लेकिन कैप्टन उनसे कहता है कि फ़िलहाल वो बाहर रुकेंगे और प्लेन के ठंडा होने पर वो लोग प्लेन से पानी और सबका सामान बाहर लेकर आएंगे। फिर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां डेविड स्कार्सडेल नाम का बंदा पहुंच गया था और वो उसी फ्लाइट ऑफिसर से कहता है कि तुमने उन्हें कैसे जाने दे दिया, यह जानते हुए भी कि आगे तूफान है। ऑफिसर कहता है कि मुझे लगा कि उन्हें वहां पहुंचते तक मौसम साफ हो जाएगा और प्लेन में बहुत कम लोग थे, तो सबसे छोटा रास्ता यही था। ये क्या बात करता है यार? डेविड कहता है कि ऐसा करके तुमने कितना फ्यूल बचा लिया, जितने का भी बचाया हो अब उससे कई ज़्यादा उन्हें वापस लाने में लगने वाले हैं। खैर, ऑफिसर को अच्छा खासा सुनाने के बाद वो टेरी से कहता है कि फिलीपींस के उस हिस्से से अगर हमें उन्हें वापस लेकर आना है तो हमें मर्सिनरीज की हेल्प लेनी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन लुइस से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ क्या किया जाए। लुइस जवाब में कहता है कि कैप्टन, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं हथकड़ियों के साथ एक जंगल में भागूंगा जिसे मैं जानता तक नहीं, तो तुम गलत हो। हाँ, वो बात अलग है अगर तुम मेरे हाथों को खोल दो। वेल, फिर कैप्टन और सैमुअल प्लेन के पावर्स और रेडियो वगैरह को चेक करते हैं, जिसकी हालत काफ़ी बुरी थी, लेकिन कैप्टन को भरोसा था कि वो दोनों कुछ ना कुछ करके दोबारा बैटरीज में पावर ला सकते हैं। तभी बॉनी उन्हें कहती है कि प्लेन से सारा सामान निकाल लिया गया है, सिवाय उन 2 डेड बॉडीज और उनके सामान के। कैप्टन बॉनी को इसाबेला के लिए सॉरी कहता है और प्लेन के अंदर जाकर ऑफिसर की गन ले लेता है और उसके बैग में उसे लुइस की एविडेंस बैग मिलती है, जिसमें एक पॉकेट नाइफ, एक वॉलेट, चाबियां और एक घड़ी मिलती है। फिर कैप्टन और सैमुअल अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अपना करंट लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं, जिसके हिसाब से रेस्क्यू टीम का सर्च एरिया 1000 स्क्वायर माइल्स का हो सकता है और कैप्टन कहता है कि कोई चमत्कार ही उन्हें इनके पास ला सकता है। अपना करंट लोकेशन जानकर सैमुअल कहता है कि वो लोग योलो नाम के एक आइलैंड पे हैं और ये जगह बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहाँ कोई गवर्नमेंट या पुलिस नहीं है। ये जगह अलगाववादियों और नक्सलियों की है और हम सेफ नहीं हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। कैप्टन ये बात सिर्फ बॉनी को बताने का डिसीजन लेता है और किसी को भी नहीं। वहीं हेडक्वार्टर्स में डेविड टेरी को और ज़्यादा देर न करते हुए एक प्रेस स्टेटमेंट देने को कहता है, ताकि मीडिया को ये ना लगे कि वो कुछ छुपा रहे हैं, और उस फ्लाइट ऑफिसर से प्लेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने को कहता है, मतलब प्लेन के मेंटेनेंस वगैरह। खैर, वही कैप्टन अपने कपड़े बदलकर लुइस को फ्री कर देने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो भाग भी गया तो कम से कम पैसेंजर से तो दूर हो जाएगा। फिर कैप्टन सारे पैसेंजर को सिचुएशन समझाता है और बताता है कि कल रात वो एक बस्ती के ऊपर से गुजरे थे, तो वो और लुइस उस बस्ती से हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और खाना और पानी का जुगाड़ भी। लुइस को फ्री करने के आइडिया से कोई सहमत नहीं था, लेकिन सिचुएशन बुरी थी, कैप्टन को ये डिसीजन लेना ही पड़ा। फिर वो लुइस को फ्री करके ले गया अपने साथ और अब हमें वहाँ के एक गांव के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ का एक बंदा किसी डाटू नाम के आदमी को ये बताता है कि कल रात को उसके घर के ऊपर से एक प्लेन जाता हुआ उसे दिखाई दिया था और उसके हिसाब से वो प्लेन इनके ही इलाके में लैंड कर रही थी। इस इन्फॉर्मेशन के बदले डाटू उसे कुछ पैसे देता है और अपने लोगों को उस प्लेन को खोजने को कहता है। वहीं हमें फिर से कैप्टन और लुइस को दिखाया जाता है और उनके बीच चल रही बातों से हमें पता चलता है कि लुइस 15 साल पहले जब पकड़ा गया था तब वो 18 का था, तो उसने जेल में सड़ने से अच्छा वहाँ से भागना समझा और उसने फ्रेंच फॉरेन लीजन ज्वाइन कर लिया। इतना कहने के बाद लुइस कैप्टन से पूछता है कि तुम उस ऑफिसर की गन लाए हो क्या अपने साथ, जिसके जवाब में कैप्टन कुछ नहीं कहता
लेकिन वो बोलता है कि लगता है वो पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन पीछे मुड़ने पर उसे पता चलता है कि लुइस तो वहां से 9-2-11 हो गया। लेकिन कैप्टन अपनी सफर जारी रखता है कि तभी हेडक्वार्टर का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ डेविड को पता चलता है कि प्लेन का कैप्टन है ब्रॉडी टॉरेंस, और उसे कैप्टन का एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें कैप्टन ने एक बदतमीज पैसेंजर को उसकी औकात दिखा दी। इस वीडियो को देखने के बाद डेविड कहता है वहाँ सैमुअल प्लेन के पावर की मरम्मत कर रहा था और थोड़ा बहुत उंगलीबाजी करने के बाद वो हंसने लगा। मतलब वो जो भी ठीक करने की कोशिश कर रहा था उसे उसने ठीक कर दिया। तब तक कैप्टन एक खंडर बिल्डिंग तक पहुंच गया था, जहां घुसते ही उसे दीवार पे ढेर सारे बुलेट होल्स और नीचे बुलेट शेल्स भी दिख गए, और ये देखते ही वो अपना पिस्टल निकाल लेता है सेल्फ डिफेंस के लिए। फिर वो एक रूम में जाता है जहां उसे टेलीफोन तो मिलता है, लेकिन टेलीफोन डेड था। तभी डेविड एक जॉन शेल्बेक नाम के बंदे से फोन पर बात कर रहा होता है, क्योंकि जॉन और उसकी टीम उस लोकेशन पर जा रहे हैं, और उन्हें जैसे ही प्लेन की लोकेशन पता चलेगी वो हेडक्वार्टर्स में लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम और हेल्प बुलवा सकते हैं, और ऐसा करने के लिए उन्हें $5 लाख का इमरजेंसी फंड भी मिला है। वहीं कैप्टन टेलीफोन के साथ ही में लगे हुए इलेक्ट्रिक बोर्ड में कुछ छेड़छाड़ करता है तो फ़ोन चलने लगता है, और वो ट्रेल ब्लेजर एयरलाइंस को फ़ोन लगाकर सारी सिचुएशन समझाता है और उसकी बात इमरजेंसी ऑपरेशन वालों से करवाने को कहता है। लेकिन सामने से लेडी कहती है कि सुबह से उनको प्लेन गायब होने के फेक कॉल्स भी आ रहे हैं, तो आप अपना एम्प्लॉय बैज नंबर बताओ। लेकिन उसने अपनी शर्ट तो पहनी ही नहीं थी। ऐसा कहते ही फ़ोन कट जाता है। इन सब से फ्रस्ट्रेट होकर वो डेनियला को फ़ोन करता है और वो फ़ोन उठा लेती है। उसके बाद वो उसे एक पेपर पे लिखने को कहता है, और नीचे उसे एक गाड़ी दिखती है जिससे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ कोई ना कोई आ चुका है। वो जल्दी से डेनियला को कहता है कि वो लोग अभी गली खतरा में जुलू क्लस्टर आइलैंड में है, सुलू सी के पास। इतना कहते ही वो बंदा कैप्टन पे किसी चीज से हमला करता है। फिर उनके बीच अच्छा खासा स्ट्रगल चलने के बाद कैप्टन उसे चैन की नींद सुला देता है। उसे ढेर करने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ ही था कि तभी उसे गोलियों की आवाज़ आती है, और वो जल्दी से डेस्क के पीछे छुप जाता है, क्योंकि वो जो कोई भी था अब वो उस रूम में आ चुका था। लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि लुइस था, और वो कैप्टन को बाहर आने को कहता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। वो अपने साथ 2 गन्स लेकर आया था, जिसमें से एक वो कैप्टन को दे देता है और जल्दी से वहां से चलने को कहता है। वहीं उन लोकल्स ने प्लेन के लोकेशन का पता कर लिया था, लेकिन वो कुछ भी ठीक से नहीं देख पाए थे, तो अब वो जा रहे हैं अच्छी तरह चेक करने, या फिर ये कहूँ कि सबको बंदी बनाने। वहीं कैप्टन और लुइस को एक रूम मिलता है जिसमें एक कैमरा लगा हुआ था, और उसके सामने वाले दीवार में थे खून और गोलियों के निशान। कैप्टन को कुछ पासपोर्ट भी मिलते हैं, और लुइस जब कैमरा में रिकॉर्डेड वीडियो को देखता है तो उन्हें पता चलता है कि जिसको इन्होंने अभी मारा हो सकता है वो इन्हें किडनैप करके इनसे फिरौती मंगवा रहा था, और पैसे न मिलने पर वो उन्हें जान से मार भी रहा था। ये देखते ही कैप्टन जल्दी से पैसेंजर्स के पास जाता है और लुइस भी उसके साथ ही चलता है। वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर्स लोकल्स को आता हुआ देख ऐसे खुश हो रहे थे मानो वो इस बस में उनके लिए महीने भर का राशन पानी लेकर आए हैं। आ गई माल आ गया। सैमुअल सबको समझाता है कि इतना मत उछलो, हम नहीं जानते वो लोग कौन है। लेकिन वो सब जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो सबको पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर जो भी करने आए हो वो तो उन्हें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये लोग इनके लिए महीने भर का राशन तो लेकर नहीं आए। वो लोग बहुत सारी गोलियां चलाते हैं, जिसे सुनकर कैप्टन और लुइस गाड़ी छोड़कर झाड़ियों में छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। उनमें से एक उनसे पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है। बॉनी उसे लिस्ट दे देती है जिसमें कैप्टन का नाम पढ़कर वो पूछता है कि कैप्टन टॉरेंस कहाँ गया। सैमुअल के ना बताने पर वो उस पर गन पॉइंट कर देता है, और ऐसा देखकर कैप्टन बाहर आना चाह रहा था, लेकिन लुइस उसे रोकता है। वहीं सैमुअल उसे बताता है कि कैप्टन मदद लेने गए थे, और ये सुनकर वो समझ जाता है कि किसी को भी नहीं पता कि ये लोग यहाँ पर है। ये देखते हुए एक बददिमाग लड़की सोचती है कि वो गन की गोली से भी फास्ट है, लेकिन वो गलत थी। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। और उसके वजह से उसके पार्टनर को भी अपने जान से हाथ धोनी पड़ती है, और ऐसा देखकर कैप्टन को बहुत दुख लगता है। डाटू सबको बस में बैठने को कहता है और अपने 2 लोगों को वहां से सारा सामान ले लेने को कहता है, और वहां से सबको लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद कैप्टन ने एक को गोली मारकर दूसरे को चित कर दिया था, और फिर वो दोनों उससे इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं। उसके वॉकी में उन्हें डाटू की आवाज आती है, और यहाँ हमें डाटू का मतलब लुइस बताता है। वो कहता है कि इनके भाषा में डाटू का मतलब होता है चीफ, और उसका नाम था डाटू जुनमार, यानी कि चीफ जुनमार। वो दोनों उससे ये पता कर लेते हैं कि डाटू उन्हें कहाँ लेकर जाने वाला है। वो बताता है कि डाटू उन्हें डांडुलिट नाम के गांव में वेयरहाउस में नदी के पास लेकर जाएगा, और फिर उनको वहां से एक बोट लेकर जाएगी। ये सुनकर कैप्टन उस गाँव जाने का डिसीजन ले लेता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सारे पैसेंजर्स कैप्टन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। हेडक्वार्टर्स में कैप्टन की एयरलाइन में जो कॉल पे बात हुई थी उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही थी, और डेविड कहता है कि इस कॉल के कट होने के बाद कैप्टन ने अपनी बेटी को कॉल किया था
और कैप्टन की बेटी ने कंफर्म किया था कि वो लोग जुलू क्लस्टर आइलैंड में सुलू सी के पास कहीं पर हैं और हम गार्ड्स को वहां पर भेजेंगे और लोकेशन का पता चलते ही उनको लैंडिंग की परमिशन देंगे। वहीं कैप्टन कॉकपिट में जाकर प्लेन का पावर स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट हो जाता है और लगता है इसी को फिक्स करके सैमुअल खुश हो रहा था। खैर कैप्टन अपनी शर्ट निकालकर उसमें लिख देता है कि पैसेंजर्स को बंदी बना लिया गया है डांडुलिट नाम के गांव में, और वहीं नीचे लुइस उस दूसरे बंदे को भी ठिकाने लगा देता है और कैप्टन डांडुलिट गांव का पता करता है और वो दोनों निकल जाते हैं गांव की तरफ। हेडक्वार्टर्स ने योलो में प्लेन का पता लगा लिया था। टेरी कहता है कि गार्ड्स को भेजने की ज़रूरत नहीं, वो लोग फिलीपींस की गवर्नमेंट से हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन डेविड जानता था कि उस आइलैंड पे गवर्नमेंट का राज नहीं चलता, वहाँ की आर्मी तक वहाँ नहीं जाती क्योंकि उन पे कई बार जानलेवा हमला हो चुका है। यहाँ ये दोनों गांव से 2 किलोमीटर दूर रुककर वहाँ से पैदल चलकर जाने का डिसीजन लेते हैं और जाने से पहले लुइस कैप्टन से कहता है कि आर्मी में एक प्रीस्ट हुआ करते थे जो कहते थे कि अपने पापों की प्रायश्चित करने की जगह हमेशा अजीब होती है। लगता है ये वही जगह है। खैर पैसेंजर्स को दिखाया जाता है और वो लोग सबसे सबका नाम और देश पूछ रहे थे और अब तक गार्ड्स प्लेन के लोकेशन पे पहुंच चुके थे। शेलबैक हेडक्वार्टर्स में अपने बॉडी कैम से सबको प्लेन के अंदर का हाल दिखा रहा था और कॉकपिट में जाने के बाद शेलबैक के और हेडक्वार्टर में सबके होश उड़ गए थे और वो समझ गए थे कि अब उन्हें हॉस्टेज सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा। कैप्टन और लुइस भी अब तक उस नदी के पास पहुंच गए थे और वो देखते हैं कि कुछ लोग बोट्स में फ्यूल भर रहे थे। वो दोनों दूसरी तरफ से जाकर 2 लोगों को एकदम चुपचाप मार देते हैं। उन्हें कुछ दूर में डाटू भी दिखता है और वो बस भी, और वो समझ जाते हैं कि बस के साथ वाले कमरे में ही सारे पैसेंजर्स हो सकते हैं। तो वो दोनों छुपते छुपाते भेड़ बकरियों के बीच से होते हुए पैसेंजर्स तक पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक गार्ड था, लेकिन लुइस के पास इसका भी इलाज था। वो एक स्लेज हैमर से गार्ड को चैन की नींद सुला देता है। उससे चाबी लेकर कैप्टन रूम का ताला खोलता है, लेकिन वहाँ एक और गार्ड था जिसे मारने में लुइस को कोई तकलीफ नहीं होती। पैसेंजर से कैप्टन कहता है कि वो लोग उसी बस से वापस प्लेन पे जाएंगे क्योंकि उसे यकीन था कि कोई ना कोई उनकी हेल्प के लिए ज़रूर आया होगा। वो सब बस तक जैसे तैसे पहुँचते हैं, लेकिन लुइस कैप्टन से कहता है कि वो सब इस बस से यहाँ से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि सामने बहुत लोग हैं और सबके पास गन्स हैं। तब कैप्टन सबकी शक्ल को देखते हुए फैसला लेता है कि वो खुद को उनके हवाले कर देगा, तब तक वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। लुइस उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कैप्टन ने अपना निर्णय ले लिया था। यहाँ पर कैप्टन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि सारे पैसेंजर्स यहाँ से बचकर निकल पाए। हाउ स्वीट। फिर वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने उनके बीच जाकर डाटू से बात करने की मांग करता है। डाटू बाहर आता है और कैप्टन उसे कहता है कि मैंने मनीला में कांटेक्ट किया है और वो लोग ढेर सारे सोल्जर्स यहाँ भेजते ही होंगे। ये सुनकर डाटू कहता है कि यहाँ कोई आर्मी वार्मी नहीं आती। फिर कैप्टन रिक्वेस्ट करता है कि उसे यहाँ पर प्लेन के खराबी के कारण लैंड करना पड़ा, उसके पैसेंजर सिर्फ घर जाना चाहते हैं। लेकिन डाटू कहता है कि वो लोग अब मेरे लोग हैं और तुम भी कैप्टन, योलो में सब कुछ मेरा है। डाटू कैप्टन को मारकर एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा ऐसा कहता है और ये सुन के कैप्टन कहता है कि बाहर में जाओ। फिर डाटू अपने एक बंदे से कैप्टन को मारने को कहता है और बूम, कैप्टन अपनी बहादुरी के चक्कर में मारा गया। और ये सब उन पैसेंजर्स ने भी देख लिया और सोचो उन पे क्या बीत रही होगी क्योंकि कैप्टन ही उनका एक आखिरी उम्मीद था। जस्ट किडिंग गाइस। जैसे ही डाटू का बंदा कैप्टन को मारने वाला होता है वैसे ही शेलबैक और उसकी टीम वहाँ पहुँचकर सबको बचा लेती है और फिल्म की होती है एक हैप्पी एंडिंग। ना मजाक कर रहा था गाइस, अभी तो असली एक्शन असली मजा बाकी है। शेलबैक और टीम वहां पहुंचकर सबको बचा तो लेते हैं, लेकिन डाटू जब अपने बंदों को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पूरे आइलैंड को इकट्ठा करने को कहता है, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो, क्योंकि अब ये सब इनको किसी भी कीमत पर आइलैंड से बाहर जाने से रोकना चाहते हैं। यहाँ कैप्टन के साथ सबको पता था कि वो लोग इनके पीछे आते ही होंगे और इन्हें 2-3 मिनट में ही जो करना है करना होगा, वरना इतने कम लोग पूरी आइलैंड से नहीं लड़ सकते। कैप्टन सारे पैसेंजर्स को समझाता है कि उनके यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ प्लेन ही एकमात्र ऑप्शन है, लेकिन पैसेंजर्स को इस बात का डर था कि प्लेन में फ्यूल है और पावर की प्रॉब्लम के कारण प्लेन ब्लास्ट भी हो सकती है, और यही चीज डेविड से टेरी ने भी कही थी। लेकिन कैप्टन उनसे एक आखिरी बार उस पर विश्वास करने को कहता है और उन्हें प्लेन पे जाने को मना लेता है। कैप्टन लैंडिंग गियर ठीक करने जाता है और शेलबैक अपनी टीम और ल्यूइस के साथ अपनी अपनी पोजीशन लेकर रेडी हो जाते हैं। वहीं कैप्टन के घर में उसकी बेटी न्यूज़ देखकर टेंशन में थी और वो इमोशनल होकर अपने डैड के लिए रोते हुए एक अच्छा सा मैसेज रिकॉर्ड करती है। शेलबैक कैप्टन से कहता है कि जल्द ही यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले होंगे, उन्हें जो करना है जल्दी करना होगा। कैप्टन उससे ब्रेक ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है और तब तक डाटू वहाँ पर 2 गाड़ियाँ लेकर पहुँच गया था और वो एक पैसेंजर को शूट भी कर देता है, लेकिन उसे ऊपर लेने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। वहीं शेलबैक के टीम का एक स्नाइपर डाटू के गाड़ियों की अच्छी तरह से मरम्मत कर रहा था और दोनों पार्टी के बीच चल रहा था घमासान जंग, और तब तक डाटू के और भी लोग जंग में शामिल हो गए थे और वो स्नाइपर अब भी अपना काम बखूबी निभा रहा था। कैप्टन का काम पूरा होने पर वो भागकर शेलबैक के पास वॉकी लेने जाता है
और शेलबैक से कहता है कि उसे पहले प्लेन को घुमाना होगा, उसके बाद वो उसके और उसकी टीम के लिए सीढ़ी नीचे छोड़ देगा और तब तक उन्हें प्लेन में चढ़ना होगा। फिर कैप्टन से लुइस कहता है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। कैप्टन भी समझ जाता है और उसे जाने देता है और लुइस उससे कहता है कि आपके साथ काम करके मज़ा आया कैप्टन। इसके बाद कैप्टन प्लेन की तरफ भागता है तो उसे एक गोली आकर लग जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और प्लेन के अंदर जाता है और सैमुअल से इंजन और पावर स्टार्ट करने को कहता है। तब तक शेलबैक के भी कुछ आदमी प्लेन पर चढ़ गए थे और वो डाटू के लोगों को मार रहे थे। वहीं नीचे लुइस की गोलियां खत्म होने पर वो शेलबैक से गोलियां मांगता है तो शेलबैक उसे कहता है कि गोलियां उसके सामान के पास है। लुइस उनके सामान के पास जाता है और एक बैग खोलने पर उसे दिखता है ढेर सारा पैसा जो कि शेलबैक की टीम लेकर आई थी एज इमरजेंसी फंड, और पैसे देखकर लुइस की हो जाती है नीयत खराब। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन वो गन की एक मैगजीन लेकर वापस शेलबैक की मदद करने जाता है और तब तक कैप्टन प्लेन ऑन करके उसे घुमा रहा होता है और डाटू के लोग कैप्टन के लिए एम कर रहे थे, लेकिन कैप्टन को गोली नहीं लगती। तभी कैप्टन वॉकी से हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करता है। तब टेरी उसे प्लेन वहीं पर रखने को कहता है, लेकिन डेविड और कैप्टन इतने पागल तो थे नहीं। डेविड उसे प्लेन उड़ाने को कहता है और कैप्टन उसे लैंड करने के लिए किसी जगह के लिए पूछता है और शेलबैक और उसके लोगों को प्लेन पे चढ़ने को कहता है। लुइस उन्हें कवर करता है और शेलबैक और उसकी टीम अब प्लेन पे थी, लेकिन जब शेलबैक लुइस को कवर देता है तो लुइस उनका पैसा लेकर भाग जाता है और फिर शेलबैक कैप्टन को टेक ऑफ करने को कहता है। वहीं डाटू अपने एक बंदे को लेकर प्लेन से आगे जाता है क्योंकि वो लोग प्लेन को आरपीजी से उड़ाने वाले थे, लेकिन वो जैसे ही एम लेता है वैसे ही लुइस उसे गोली मार देता है। लेकिन डाटू अब भी कैप्टन पे एम कर रहा था और एक गोली कहीं से टकराकर कैप्टन के कंधे पे लग जाती है और फिर डाटू आरपीजी रीलोड करने लगता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद कैप्टन अब मरना अफोर्ड नहीं कर सकता था। डाटू उन्हें उड़ा पाता, उससे पहले कैप्टन ही उसे उड़ा देता है और ये देखकर लुइस बहुत खुश होता है और कसम से अगर ये और 5 सेकंड भी लेट हो जाते तो बचना इम्पॉसिबल था। खैर, और आती हुई भीड़ को देखकर लुइस वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेता है और डाटू के लोग सिर्फ गोलियां चलाते रह जाते हैं। डाटू एंड गैंग से तो ये बच गए थे, लेकिन इनका प्लेन अभी भी इनका ज़्यादा देर साथ नहीं दे सकता। प्लेन का राइट इंजन खराब हो चुका है। कैप्टन हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करता है तो उसे बताया जाता है कि अभी प्लेन 400 फीट की ऊंचाई पे है, लेकिन उन्हें प्लेन को 3000 फीट तक लेकर जाना होगा। लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि प्लेन के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और प्लेन में फ्यूल भी लो है और साथ ही में राइट इंजन भी बंद है। तब जाकर कहीं वो उन्हें लैंड करने के लिए एक लोकेशन बताते हैं, लेकिन रनवे दिखने के बाद भी प्लेन का राइट साइड का कंट्रोल जाने के कारण प्लेन और भी तेजी से नीचे गिर रही थी। लेकिन गिरते पड़ते वो लोग रनवे पे आ गए और कैप्टन ने प्लेन का कंट्रोल ना खोते हुए ब्रेक्स लगाए और प्लेन के चक्कों के परखच्चे उड़ाते हुए प्लेन आखिरकार रुक गई और अब जाकर ली सबने चैन की सांस, प्लेन में भी और हेडक्वार्टर में भी। सैमुअल कैप्टन से कहता है उम्मीद पर दुनिया कायम है। फिर एम्बुलेंस और टीम उन्हें सही सलामत लेने वहां पहुंच गए। फिर पैसेंजर्स ने कैप्टन के लिए तालियां बजाई और थैंक्स कहा। कैप्टन ने कहा उम्मीद है ये लोग हम पर गोली नहीं चलाएंगे। और फिर कैप्टन प्लेन की सीढ़ियों पर बैठ गया और अपनी बेटी को फ़ोन लगाकर कहता कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और मूवी की शुरुआत में इसने कहा था कि ये जल्दी घर जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, दुर्घटना होने के बाद भी देर भली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, यही थी आज की स्टोरी। आप कमेंट करके अपनी थ्योरीज बताओ कि लुइस उन जानवरों के बीच क्या कर रहा होगा। मुझे तो लगता है लौंडा डाटू की जगह लेकर इंचार्ज बन गया होगा, क्योंकि लौंडे में दम तो है और उम्मीद है उसने उस जगह को अच्छी जगह बनाने की कोशिश की होगी। खैर, तुम अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो और कैप्टन की बहादुरी के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। और लिस्ट वाली वीडियोज़ आती रहेंगी। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को बाय बाय।